Right. Today we need to proceed forward. ठीक है. और हमने इस लेक्चर के अंदर what we need to do is we need to move to basically chapter 2. अभी तक हम लोग जो ज़्यादातर काम कर रहे थे वो chapter 1 का कर रहे थे. हम बीच में chapter 2 विजिट किया था जब हम इक्वेशंस और मोशंस का काम कर रहे थे. तो अवर कोर्स इज मेनली डिजाइन्ड इन टर्म्स ऑफ टॉपिक. तो हम आगे पीछे मूव करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन कि हमारी सीक्वेंस कौन सी बेहतर बन रही है टॉपिक्स की. ठीक है. तो अभी व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट इज वी नीड टू स्विच टू नाउ सॉल्यूशंस ऑफ वन डिग्री फ्रीडम सिस्टम. और हम लोग इसको स्लोली बिल्ड करेंगे. द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज बेसिकली कि हम एक अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम पिक करें एंड वी सी वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट इट कि जो अनडैम्प्ड सिस्टम होता है उसका रिस्पॉन्स किस शेप का होता है. इट इज साइनसॉइडल. वी नो दैट. हमें पता है कि उसके अंदर एम्पलीट्यूड हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और कोई ना कोई फेज एंगल होगा. वी नो दीज थ्री थिंग्स, राइट. तो बट वी नाउ नीड टू सी कि हाउ वी कैन रिलेट इट टू एन एक्चुअल सिस्टम. तो अगर मुझे उस सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस पता है कि उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कैन वी फाइंड आउट द एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ दिस टॉपिक. ठीक हो गया. Right. In this topic, basically, we have just one main objective. We want to, at the end of the day, we want to be able to obtain harmonic response to a system, having single degree freedom system and no damping. ठीक है. This is इससे पिछली बार जब ये टॉपिक पढ़ाया गया था तो इक्वेशंस और मोशंस वाला पार्ट इसी टॉपिक के अंदर था. तो वो हमने पीछे मूव कर दिया था because we felt that it was more closely related to our equivalent system thing. So we moved it from here to there. So now this is not a very large topic and not a very difficult topic as well. ठीक है. क्योंकि damping नहीं है, system का solution बहुत simplified होगा. We have already a fairly decent idea about the maths that is involved. ठीक है. तो we just need to proceed forward and see how to solve this thing. ठीक है. Right. So if we proceed forward, हमें पता है कि जी हमारी फ्री रिस्पांस क्या होता है. फ्री रिस्पांस के अंदर देयर इज नो एडिशनल फोर्स इन द सिस्टम. ठीक है. तो दैट इज फ्री रिस्पांस. अभी हम फोकस फ्री रिस्पांस पे कर रहे हैं. तो वी डोंट वांट टू हैव एनी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग आवर सिस्टम. तो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही. हमारे पास जो एनर्जी सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है वो इंट्रोड्यूस हो रही है थ्रू द इनिशियल कंडीशंस. ठीक है. We have two types of systems. Damped भी हो सकते हैं, undamped भी हो सकते हैं. तो currently we are focusing on undamped systems. ठीक है. तो we know that for these types of systems the amplitude of motion remains constant with time. Right. Equation हमने already देखी हुई है. We just revisiting it. कि इस टाइप की सिस्टम की जो इक्वेशन होती है that is अच्छा एक काम कीजिएगा. मेरे पास इस वक्त सेकंड स्क्रीन विजिबल नहीं है. तो प्लीज कोई भी क्वेश्चन हो तो आस्क मी. ठीक है. इंस्टेड ऑफ रेजिंग हैंड्स. और ठीक है शायद रेज हैंड का तो मेरे पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा लेकिन चैट में आई वोंट बी एबल टू रीड टुडे. ठीक है. तो इफ यू हैव एनीथिंग आस्क मी डायरेक्टली. वेट करने की जरूरत नहीं. राइट. तो हमें पता है इक्वेशन हमारी जो होगी अनडैम्प्ड सिस्टम की दैट वुड बी m x double dot plus k x equals to 0. ठीक है. इसमें हमारे पास m as well as k both are equivalent terms. ठीक है. The same thing can be turned into angular form जिसके अंदर हमारे पास m is replaced by an equivalent moment of inertia j and k is replaced by a torsion stiffness kt. Next up we saw this we have already seen as well कि हम इस इक्वेशन को जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं कन्वर्ट कर सकते हैं into an equation which has only a single parameter which is omega n. So we divide the equation by the coefficient of the acceleration और उससे हमारे पास एक टर्म आती है k upon m and that becomes the square of the natural frequency of the system and we end up with the equation which has just one parameter and that is the natural frequency of the system. ठीक हो गया. अब we want to basically solve this equation. That's the basic idea. अब इसको सॉल्व करने के लिए there are couple of ways we can go about it. The first way is कि आप इसका solution assume कर लें
a sin omega t प्लस a2 cos omega t, या ये सॉल्यूशन एज्यूम कर लें या आप सॉल्यूशन ये वाला एज्यूम कर लें या आप सॉल्यूशन ये एज्यूम कर लें, बिकॉज वी नो दैट दिस इज द एक्सपेक्टेड शेप ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, इन सब के अंदर दो दो अननोन्स हैं and we can simply use these. We can, so this will be of my x, basically ये मेरी x की terms है, so I can assume any one of these x values and I can take two derivatives. I can calculate acceleration from here. I can plug in the acceleration as well as x, और उससे फिर I can proceed forward and solve the equation. That's a general idea. एक और तरीका ये हो सकता है कि आप सॉल्यूशन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में सॉल्व कर लें. तो हमने एक्सपोनेंशियल c e to power st कर लिया. we haven't just said कि पहले हम लोग i omega t कर रहे थे, हमने इसको बहुत जनरल रखा हुआ है, because we will see later on when we get to damped system that it won't purely be i omega t, it will be some real part plus i omega t. इस टाइप की टर्म बनेगी पावर के अंदर when we get to damped system. So we pick a very general system. ठीक है, and we can then go ahead and solve using this thing as well. सही, तो अब इससे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है. एक्सपोनेंशियल में लेने का फायदा ये होता है कि द डेरिवेटिव बिकम्स रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो अगर मैं इसके सेकंड डेरिवेटिव लूंगा तो इसका सेकंड डेरिवेटिव विल बिकम x डबल डॉट विल बी s स्क्वायर c e raised to power st. ठीक है, इन दोनों को मैं अपनी इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देता हूं. तो यू हैव s square c e raised to power st plus omega n square c e raised to power st equals to 0, and I can then take c e raised to power st common from this thing and then end up with this equation. सही, अब इसमें this entire thing is my x. सही, ये मेरा x ही है. अब इस इक्वेशन को we'll use the same logic that we have done before. इस इक्वेशन को satisfy करने के लिए there are two possibilities. The first possibility is that c is 0. The second possibility is that everything that is in the parenthesis is 0. If c is 0, what happens? If c is 0, क्या होगा सोचें. If c is 0, it basically means that there is no solution because x becomes 0. So c cannot be generally 0. ठीक है? So for a general solution, whatever is inside the parenthesis becomes 0. And this equation that we end up with, this is commonly known as the characteristic equation. And this is arrived at when we take an assumed solution of our x. किसी भी equation में equation of motion के अंदर, चाहे वो damped हो या undamped हो, we take an assumed solution, we calculate all the derivatives of x and everything, and then we plug everything in, and we find out the part which has to be set to 0 for a general equation. This part is known as a characteristic equation. Characteristic equation इसको इसलिए कहते हैं because इसके जो roots होते हैं they will give us our solution. ठीक है, तो अब इसके अगर हम roots देखें तो हमारे पास क्या roots निकल के आ रहे हैं. अगर हम इस equation के roots देखेंगे, it's a quadratic equation, we will get two roots, right? So we take it to the other side, it becomes negative. नेगेटिव बन गया. नेगेटिव इसको स्क्वायर को आपने वो करना था, तो यू टेक बेसिकली स्क्वायर रूट, तो यू गेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस k अपॉन m, which is minus omega n square. So this becomes minus omega n square का अंडर रूट. ठीक है, and this is plus minus because we are taking root. So this gives us plus minus under root minus 1 omega n. ठीक है, no square here. And this under root minus 1 becomes our I, imaginary number, तो we end up with plus minus I omega n. ठीक हो गया. दो solutions हैं, तो एक solution आपके पास आ रहा है x का c1 e raised to power I omega n t, और एक solution आपके पास आ रहा है x का c2 e raised to power minus I omega n. These are two solutions. In general, जब भी हम किसी differential equation को solve कर रहे होते हैं and there are multiple solutions, the general solution becomes the sum of all those solutions. ठीक है, तो हमारे पास जो भी solution आएगा, that is going to be a combination of these two.
इसका पर्पस ये होता है कि these for any given system it is possible कि आपका पहला solution activator और second solution activator हो. It is also possible कि दोनों solutions activator हो. We'll see later on कि in order to get to one of these two solutions कि कौन सा solution activate होगा, that will depend on the initial conditions that are active. ठीक है, तो for example अगर initial displacement होगी तो क्या होगा, initial velocity होगी तो क्या होगा, and that is how we'll proceed. तो किसी भी differential equation के लिए, and this is a practice we'll use later on as well, कि जब भी हमारे पास multiple solutions निकल के आ रहे होंगे characteristic equation के, characteristic equations हमारे पास क्या चीज निकल के आई, हमारे पास ये s की वैल्यू जो है ना, this s value we found out from there. ठीक, अब इस वैल्यू को we were able to plug in back into the x, and we every time we plug a value of x we get one solution of x. We plugged in s1, we got the first solution x1, we plugged in s2, we got the second solution x2. The complete solution is a sum of all the solutions जो कि हमारे पास characteristic equation के बाद निकल के आए. ठीक हो गया, तो हम बस x becomes c1 e raised to power I omega nt plus c2 e raised to power minus I omega nt. ठीक हो गया. अब आगे चलते हैं. What we can then do is we can apply the Euler's identity and open this thing up. तो हमारे पास Euler identity ये होती है कि e raised to power plus I omega nt is equal to cos omega nt plus I sin omega nt. सही हो गया. और आपके पास अगर माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या होगा, तो we'll have e raised to power minus I omega nt equals to cos omega nt minus I sin omega nt. So this is the Euler identity, and we have talked about this before as well. We can plug all of this in. If you plug these things in, you can end up with something like this. अब इसकी complete derivation मैंने यहाँ पे नहीं की हुई, that's not the purpose, but we can actually see the approach that we have taken here. So we'll have c1 cos omega nt plus I sin omega nt, and then we say c2, this becomes cos omega nt minus I sin omega nt. ठीक हो गया, राइट. तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हम इसको अपनी साइन और कॉस में जाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक cos omega nt एंड sin omega t कॉमन. जब मैं cos omega t और sin omega t को कॉमन दूंगा तो आई विल एंड अप विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ c1 एंड c2 multiplied with cos omega t and some combination of c1 and c2 multiplied by sin omega t as well. That is this thing. ठीक है, तो we don't need to go through this derivation. You can try this at home. ठीक है, please. But for the purpose of this lecture, we can get from here to here through this approach. सही है. Now, दो unknown है आपके पास सिस्टम के अंदर, C1 और C2 and either A1 और A2. ठीक है, तो आपके पास A1 A2 होगा या C1 C2 होगा. अब हमें ये निकालना है. How would we calculate these things? That's वीडियो किसी की ऑन हुई है, प्लीज बंद कर दीजिए. आनंद वीडियो बंद कर देना आनंद. ओके, राइट. तो we have two initial conditions, and in order to get those basically हमारे पास एक initial condition displacement की होती है, एक initial condition velocity की होती है, and we have two unknowns, either C1 और C2 होगा या फिर A1 और A2 होगा. ठीक है, दो combinations, this is the first one, this is the second one. दो initial conditions है, दो unknown है, we are able to we can find this out. It's not an issue. कैसे निकलेगा? निकालने का तरीका ये होगा कि हमारे पास x पता है हमें, तो हम x को अगर 0 प्लग इन कर दें तो cos 0 becomes 1 and sin 0 becomes 0, तो you end up with an A1 here. इस इक्वेशन का अगर मैं डेरिवेटिव ले लूंगा तो this becomes minus omega n A1 sin omega nt plus omega n A2 cos omega nt, and then if I set time t equals to 0 in this thing, again sin 0 becomes 0, cos 0 becomes 1, so you end up with omega n A2. अब अगर मुझे
इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पता है, दैट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विल बिकम माई a1, और अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, दैट इनिशियल वेलोसिटी विल गिव मी a2। अब इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टली a2 नहीं है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली a1, एंड दिस रिलेट्स टू, आई सेड दैट बिफोर एज वेल, जब हमने एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि जब हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को एक साथ प्लॉट कर रहे थे एक एक्सिस के ऊपर, उस वक्त एक क्वेश्चन आया था कि इन दोनों के तो मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होंगे, तो उसमें हमने बात ये की थी कि मैग्नीट्यूड ही नहीं, इनके तो यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे, राइट। और उस वक्त भी हमने एक स्केलिंग की थी, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि हम वेलोसिटी को एक फैक्टर से डिवाइड करा देते तो दोनों का स्केल सेम हो जाएगा, एंड वी कैन गो अहेड एंड डू दैट। A similar thing is happening here। आपके पास एक टर्म है which is pure displacement, और आपको डिस्प्लेसमेंट की ही का कोफिशिएंट चाहिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन ये है, दिस इज अवर सॉल्यूशन। इसमें कॉस और साइन के जाहिर है कोई यूनिट्स नहीं होंगे। a1 and a2 हैव टू हैव द यूनिट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मीटर्स में या फिर मिलीमीटर्स में या फिर फीट में, ऐसे कोई इंचेस में कोई यूनिट होने चाहिए, लेंथ के यूनिट्स हों। x naught is directly coming in this, so a1 is fine, not an issue, but a2 cannot be said to be a velocity because इसके units तो length per time है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 upon time से हमने इसको divide करा हुआ है, पर second से हमने यहाँ पे divide करा हुआ है। For example, this is meter per second, this is 1 per second, so we still end up with the same types of units, ठीक है। तो this automatically came up, we did not have to manually set this thing, and this shows that our approach seems to be correct as well, because in a correct mathematical approach the units are automatically satisfied। सही है, तो ये वाली चीज हो गई। अब इसके अंदर this is basically what we are saying। अब this is a fairly straightforward couple of equations। आपके पास basically एक solution आ गया x का, एक initial conditions आ गई हैं, and the good thing about actually getting a solution is, so if for example I give you a system and I tell you okay, write its solution, you don't need to repeat the entire exercise, okay, so you will have access to all these solution results, this is available to you, and we know that for any system which has an equation like this is a solution. So you don't need to rederive this thing every single time. You can just, for an undamped free vibrating system, you can say that the solution of x is equals to a1 cos omega nt plus a2 sin omega nt, and you can just plug in the initial conditions and you can find a1 and a2, and that's basically it. So you don't need to rederive the solution for every case। सही हो गया? इस चीज को प्लीज कीजिएगा, यू डोंट नीड टू रीड्राइव एवरी सिंगल टाइम, दैट जस्ट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और वो फिर आई विल नॉट डिजाइन एन एग्जाम कंसीडरिंग कि आप ये कुछ चीज रीड्राइव कर रहे होंगे, तो आपको रीड्राइव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब भी सोल्यूशन निकालना है, अगर सोल्यूशन किसी भी इक्वेशन का डायरेक्टली अवेलेबल है, वो सोल्यूशन आप पिक करके यूज कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन निकालना आपका बेसिकली काम रह जाता है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्ली आज की क्लास में देख लेंगे, जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो काम होगा वो इनिशियल कंडीशन निकालना होगा, सॉल्यूशन डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वी कैन स्टिल गेट a few different forms from this। इससे हम कुछ और मॉडिफाइड फॉर्म्स भी निकाल सकते हैं, जो हमने अभी सॉल्यूशन अज्यूम किया है ना। अभी तो हमारे पास कॉस और साइन अलग अलग है, वी कैन कंबाइन देम इनटू अ सिंगल साइन एंड अ सिंगल कॉस, और इसकी जो मैथ्स है वो भी हमने पहले देखी हुई है, वी हैव सीन दैट बिफोर, कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट हार्मोनिक फंक्शंस हो एंड वी वांट टू convert them to a single function, we can use, for example, the complex exponential approach. So we will see how that is done in the next couple of slides। So this becomes our general solution, कि हमारे पास x of t is the function of omega n, it's a function of the initial displacement and it's a function of initial velocity, ठीक है। ये तीनों चीजें पता हो तो आपके पास x solution आ जाएगा। We can convert this, जो हमने भी बात की थी, into a pure sine function and a pure cos function, and the approach for that, एक केस हम अभी अगली स्लाइड में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे कि कैसे होता है, और दूसरा केस जो होगा दैट विल बी योर जॉब टू ट्राई, ठीक है। उसका मैं स्टार्टिंग आपको बता दूंगा एंड यू विल नीड टू ट्राई दैट। So this is a general response that we have, and we have also seen that before, कि हमने कहा था कि जब भी हमारे पास, so if I just come here, कि अगर हमारे पास
एक इस तरह का सॉल्यूशन आ रहा है. This basically means कि आपके पास यहाँ पे since the slope is 0 and the slope is, this is x and this is t, the slope is dx by dt, which is basically velocity, and at t equals to 0 the slope is 0. This means this is equals to 0. तो आपके पास initial velocity 0 है, and then you get a cosine response like this. ठीक है. अगर आपके पास डिफरेंट काम हम कर लें, हम ये करें कि हम x को 0 कर दें, तो जब हम x को 0 करेंगे तो we have to start from here, and in order to set x equals to 0 and still have vibrations, it means कि you need to have some initial velocity. तो आपके पास जो भी यहाँ पे initial slope आ रहा है, that is not equals to 0, and therefore we have initial velocity is not 0 but initial displacement is 0. ठीक है. अगर आपके पास कोई भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, then you end up with something like this. This is the type of response you are going to end up with. इसके अंदर initial displacement भी है and initial velocity भी है, which means कि velocity क्या चीज करती है? Velocity produces a slope है, तो initial velocity भी आ रही. ठीक. अब when you go from this to this और this, जाहिर है कि अब आपके जो कांस्टेंट्स हैं सिस्टम के अंदर वो चेंज हो गए. फ्रॉम a1 एंड a2 वी आर गोइंग टू आइदर a एंड phi नॉट और वी आर गोइंग टू a एंड phi, और ये दोनों डिफरेंट माइंड यू हमने लिए हुए. phi नॉट एंड phi आर डिफरेंट बिकॉज अब साइन में जाएंगे कोई और फेज एंगल मिलेगा, कॉस में जाएंगे कोई और फेज एंगल मिलेगा. ठीक है. जस्ट कीप इन माइंड कि दोनों के फेज एंगल्स भी डिफरेंट है, उनके फॉर्मूले भी डिफरेंट है. ठीक. राइट. तो लेट्स जस्ट सी कि हाउ वी कैन गेट फ्रॉम वन टू अनदर. तो हम पहले साइन वाली चीज को देख लेते हैं गेस. ठीक है. तो हमने करना क्या है कि हमने वी हैव टू कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग इनटू अ प्योर साइन. सही. प्योर साइन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट everything to complex exponential form and from there we can solve the system. और complex exponential form में convert करने के लिए हमें पता है कि sin is an imaginary part, cosine is a real part, and since we said before as well कि real और imaginary function अगर एक equation के अंदर आ जाएंगे you can't add them together. So what we need to do is we need to convert everything to either imaginary or either real functions. ठीक. तो हमारे पास since we need to go to the final form that we want is sine, तो हम करेंगे क्या कि हम cos को भी sin में कन्वर्ट कर लेंगे. तो cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए cos theta becomes sin theta plus 90. ठीक है. तो we do this. तो हमने यहाँ पे cos omega nt को sin omega nt plus pi by 2 कर दिया. This again is something which we have said before, but you need to be critical of this. कि omega nt is in radians, so any angle that you add here needs to be in radians as well. This is very very important when you actually plug things in your calculator. Okay, so for all the trigonometric solutions that you will be doing here, they will most likely be in radians. तो आपका calculator correct mode के अंदर set होना चाहिए. Right. तो doing this, what we can do next, we can apply the imaginary function. तो आप this अगर मैं इस वाले फंक्शन को देखूंगा, मैं एक में से एक चीज को उठा लेता हूं. तो I'll just pick a2, I'll just pick this one. This is what is the Euler's identity applicable to this? This is a2 cos omega nt plus I a2 sin omega nt. This is it. ठीक है. This is the function. और अगर मैं इसके ऊपर imaginary function apply कर दूंगा तो I end up with a2 sin omega nt. तो this is what I've written है. तो मैंने a2 sin omega nt को imaginary function of a2 e raised to power I omega nt लिखा हुआ. ठीक. और same thing हमने यहाँ पे, तो this is again this angle has changed but the basic concept remains the same कि a1 e raised to power I omega nt plus pi by 2. This when you apply an imaginary function on this you end up with a1 sin omega nt plus pi by 2. ठीक हो गया. So now both of them are in imaginary, so you can bring them together in the same imaginary function. Same imaginary function में आ गए. अब हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें से I omega nt को कॉमन ले सकते हैं.
e raised to power I omega t को हमने कॉमन ले लिया, तो this becomes everything here becomes if you remember कि we talked about this and we named this thing something. This thing is your complex amplitude now. ठीक है, this thing is your complex amplitude. अब कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड बचा है, उसको सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने e to the power I pi by 2 को ऑयलर्स आइडेंटिटी से ओपन कर लिया, रियल में रियल ऐड करा देंगे, इमेजिनरी को अलग रख लेंगे, तो यू एंड अप विद दिस थिंग, sin pi by 2 becomes 1, cos pi by 2 becomes 0, so this goes away, you end up with a2 plus I a1 and sin pi by 2 becomes 1, so this is what you end up with. So this is your complex amplitude in this case. अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे मैग्नीट्यूड एंड फेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड विल बिकम a1 square plus a2 square under root, and the phase angle will become the imaginary part divided by the real part का tangent inverse. So this is essentially what I'm saying कि हमारे पास इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो द सेम थिंग कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ a e to power I phi, ठीक है, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, a into e to power I phi multiplied by the same term which is coming down e to power I omega n t, e की पावर वाली दो टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, you end up with imaginary a into e to the power I omega n t plus phi, and this is basically a sin omega n t plus phi. कैसे आया साइन, हमने इस चीज को, this is basically a cos omega n t plus phi plus I a sin omega n t plus phi. सही हो गया, इसके ऊपर मैंने इमेजिनरी फंक्शन अप्लाई किया था एंड आई एंडेड अप विद ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। यूजुअली यू डोंट नीड टू राइट द एंटायर थिंग, क्योंकि हमें पता है कि जब भी a into e raised to power some एंगल होता है, दैट इज फॉर एग्जांपल a in e raised to power I theta is becomes cos theta plus I sin theta. तो अगर आपके पास कोई भी पावर में I के साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो दिस बिकम्स योर एंगल, और अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ले रहा हूँ तो मुझे साइन ही चाहिए, तो a into sine of this angle करके आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, you don't need to write this entire thing, ठीक हो गया। तो इस पूरी एक्सरसाइज में we knew where we had to arrive, वो हम आ गए वहां तक। जो चीज हमने इसमें नई देखी, जो चीज हमारे पास निकल के आई, जो जिसके लिए हमने पूरी एक्सरसाइज की थी, वो ये थी, ठीक है, कि हमने जब हम अपने ओरिजिनल स्टार्टिंग जो फंक्शन था उससे गए कि cos omega t plus sin omega t वाले फंक्शन से we ended up with a pure sine, तो we had to find new coefficients a and phi, और वो कैसे निकलेंगे, that turned out to be like this. अगर मैं इस पूरी चीज को cos में लेके जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, मुझे जाहिर है अभी मैंने cos को sin में कन्वर्ट किया था, अभी मैं sin को cos में कन्वर्ट करूंगा, that I have written here, सही। आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कीजिए, रिपीट द एंटायर एक्सरसाइज एंड यू एंड अप विद अ सिमिलर फंक्शन ऑफ कॉस, इनफैक्ट यू विल एंड अप विद दिस, और नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ रहा होगा बिकॉज़ देयर इज अ पाई बाय माइनस पाई बाय 2 हियर है, इसकी वजह से एक माइनस साइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा। व्हाट यू विल फाइंड इज, एंड आई वांट यू टू ट्राई एंड डू दिस, कि a will remain the same but phi will change to phi naught, and this we are saying here, और उसमें होता क्या है कि a2 और a1 ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, this is basically what is going to happen. Anyways, तो कोई क्वेश्चन इसके अंदर हो प्लीज आस्क मी, we have done similar things before but अब हम इसको एक एक्चुअल सॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो if you have any question in this please ask me. Okay. Now, this is the solution that you are actually going to end up with, ठीक है, this is a solution कि आपके पास a cos omega n t minus phi आ जाएगा, a will remain the same but phi naught, उधर हमने distinction की हुई थी because phi और phi naught दोनों थे, that will be tangent inverse a2 upon a1, पहले हमारे पास a1 upon a2 आ रहा था, ठीक है, that's the only change that is coming up.
I want to just step back a little bit, see how the system is behaving and things like that. This is again a link of a web app, छोटी सी है. इसके अंदर you can set your KB and M values. For example, अगर मैं अभी इसको increase कर रहा हूँ या decrease कर रहा हूँ, for example मैं B को खत्म कर दिया, यानी damping को खत्म कर दिया, it becomes a pure undamped solution. I start introducing B. I am seeing that damping is there. This is still under damped because vibration हो रही है systems के अंदर. Eventually, what is going to happen is that the system is going to become critically damped, and at that point there will be no vibration. और उससे ज़्यादा जितनी भी damping होती रहेगी system के अंदर, system vibrate नहीं करेगा. ठीक है? तो right now we are here. ठीक है? This is where we are, and what we can do is we can actually, the good thing is you can set your initial conditions from here. So this is your x and this is your x dot. इस graph का भी एक नाम होता है, and we'll come to that. And you see what is going on at every point. If I come, this is the initial conditions. Okay, right. So if I come at any different point here, what you will see is you will see a different response every single time, and that is because you're changing the initial conditions. अगर मैं सिस्टम के अंदर प्योर वेलोसिटी दे दूंगा तो यू सी कि आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई एंड यू हैव एन इनिशियल स्लोप और रिस्पांस आ रहा है. अगर सिस्टम के अंदर एक प्योर डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा, आई एम सीइंग द इनिशियल स्लोप इज 0 एंड यू आर सीइंग अ प्योर कॉस्ट वेव. अगर मैं दोनों चीजें दे दूंगा तो आई हैव एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड आई हैव एन इनिशियल स्लोप. ठीक है? I want to come back to this in a bit, but just see this, that this is the type of response that is happening. A very interesting diagram is this one. So basically what you're seeing in this one is how at every given time the displacement and velocity are related together. ठीक है? जब displacement maximum होगी तो velocity 0 हो जाएगी. So see, so if I get to this point, so if I get to a point here, ठीक है, थोड़ा सा शायद और हमें आगे करना पड़े. Yeah, here. So this means at this particular, this is not at t equals to 0. This is somewhere in the middle. And when we get to this point, when your displacement is actually becoming 0, this is your velocity axis. Your velocity is maximum. So yeah, you will move forward. You will get to a point where your velocity becomes 0. So yeah, velocity becomes 0. So your displacement is maximum. Your displacement on this axis is much better to visualize. Displacement is maximum and your velocity is actually 0. This representation is called the phase plane representation, and this is basically for every single time you are plotting the displacement versus the velocity. और अब हम ये निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास displacement का result मौजूद है, if I know x of t, then I take a derivative, I get x dot of t as well. I can just plot x versus x dot, and this gives me an idea how my displacement and velocity are related together. There is a trajectory to it, which means these two things always, they never lose the total energy. तो अगर आप इसको in terms of ये सोचेंगे, displacement is related to the potential energy and your velocity is related to your kinetic energy. So the radius here remains constant, which means your total energy at any given time remains constant. आपके पास या तो purely kinetic energy होगी. So even if I give an initial condition here, I still get a similar graph. So आपके पास somewhere in the middle, you will always be at a point जहाँ पे आपके पास कुछ potential energy, कुछ kinetic energy. ठीक है? तो total energy in the system is represented by this radius here. This is not, इसकी units जाहिर है कि energy के नहीं है, but it is related to that. सही है? Right. एक काम इसमें मैं कर लेता हूँ, उसके बाद we'll need to rejoin the meeting. वो ये है कि what will happen to this trajectory, and I want you to think for like few seconds. If I introduce damping in the system, we know that when we add damping to the system, our energy starts, our system starts to lose energy, right? And we can
think about this. So right now, when there is undamped, there is this undamped system, there is no energy loss, and this radius becomes constant. But as soon as we introduce damping, we expect that the system is going to start losing energy, which means that the radius will start to reduce with time. So that it will look something like this. So let me just set this as my initial condition, and let's start to reduce this thing. And see what is going on. What is going on is it's basically spiraling in. अब ये बाहर की तरफ spiral जा रहा है, forget about it. What we are interested is basically the one that is going in. And see what is going on is your total energy at any given time is reducing. तो आपका हर टाइम के ऊपर जो रेडियस है वो पिछले टाइम से कम है. ठीक है. तो I can even increase this a little bit more so that we can get to a point where we can become. So we start from here and we start to lose energy and we end up with almost no energy at all. So this is a very, very good representation of how the energy is being lost in the system. कि आपके पास initially total energy conserved है. So at any time you run, आपके पास stored potential plus kinetic का sum same रहेगा. But with damping it starts to reduce. अच्छा, please rejoin the meeting. So and we have 10 more minutes and then we'll end this. Right. Okay. So what we have seen so far is कि हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई भी undamped free vibrating system होगा उसका solution एक ही form का होगा, and this theme is going to continue throughout this vibration course. हर system का जो solution होगा उसकी form depend करेगी कि वो उसका nature क्या है, कि वो damped है कि वो undamped है. अगर damped है तो उसकी damping की रेंज क्या है, ठीक है, वो लो डैम्प्ड है या बहुत हाई डैम्प्ड है, फोर्स्ड है कि नहीं है. ऑल ऑफ दिस आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस कि सिस्टम के जो रिस्पॉन्स है उसकी शेप क्या है, फंक्शन की शेप क्या हो, एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच टाइप ऑफ सिस्टम. आवर जॉब विल बी फॉर सॉल्यूशन, आवर जॉब विल बी टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट्स दैट आर अपीयरिंग इन दोज इक्वेशंस. ठीक है, जस्ट लाइक वी डिड हियर कि हमने a और phi निकाला हुआ था, सेम काम हमें उसमें भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो proceed forward. Let's see what we have next. We have the roots. Again, this thing is something which is going to come up a lot. We can just look at the roots of the characteristic equation and we can tell the type of response. हमने देखा था कि हमने जब अपनी characteristic equation के roots निकाले, they came out to be pure imaginary. तो they were plus minus I omega n. यहाँ पे उसको j प्लॉट किया हुआ है. I and j are interchangeably used for the imaginary number. तो don't confuse कि अगर j लिखा हो या I लिखा हो. तो this is one way to check the type of response of a system. You get the equation, उसकी characteristic equation बनाते हैं और characteristic equation के roots निकाल लेते हैं. We just look at the roots. अगर roots purely imaginary आ रहे हैं, यानी कि उनका कोई real part नहीं है, then we can say with certainty कि एक undamped response है. ठीक है, and there will be other types of roots that will come up when we deal with damping. एक roots आएंगे जो कि complex होंगे, जिनका real part भी होगा, imaginary part होगा. एक roots आएंगे जो कि purely real होंगे, but उसमें भी दो sets बनेंगे. एक होगा जो कि real होगा और repeated होगा, यानी same root दो दफा आ रहा होगा, यानी same point के ऊपर दो roots exist कर रहे होंगे. एक रूट आएगा, सेट ऑफ रूट्स आएंगे जो कि दो रियल रूट्स होंगे जो कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर होंगे. एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रूट्स वी विल गेट, वी विल बी एबल टू एक्चुअली स्पेसिफाई डायरेक्टली कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम. तो राइट नाउ हमने सिर्फ अनडैम्प्ड पढ़ा. अनडैम्प्ड की पहचान ये है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखें और उसके जो भी रूट्स आएंगे वो प्योरली इमेजिनरी होंगे. इस केस में इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज आपके पास डैम्पिंग की टर्म नहीं आ रही, तो यू कैन डायरेक्टली नो कि दिस इज गोइंग टू बी ए अनडैम्प्ड सिस्टम, बट दिस विल बिकम मोर डिफिकल्ट व्हेन वी गेट टू डैम्पिंग, बिकॉज डैम्पिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं. ठीक है, तो राइट नाउ जस्ट नो कि हमारे पास अनडैम्प्ड सिस्टम होगा, उसके जो रूट्स होते हैं वो प्योरली इमेजिनरी होते हैं.
and this might not affect you directly here because बहुत simple system है, हमें directly पता चल रहा है कि this is undamped, but we'll relate this to damped system वहाँ जाके this particular idea कि हम root से directly system की response की type निकाल सकते हैं, that is going to be very beneficial to us. So when we get to damping, we'll revisit this point. फेस प्लेन रिप्रेजेंटेशन ये हमने देख ली है, उस वक्त डिस्कस मैंने इसीलिए कर ली थी ताकि हम इसकी सेंस बना सकें। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू a cos ओमेगा nt माइनस 5। इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, cos का डेरिवेटिव बिकम्स माइनस साइन, becomes minus a omega n sin omega nt minus 5. Fine, no difficulty in this. अगर मैं दोनों चीजों को मतलब इस तरह अरेंज करूं कि मैं cos और sin को अलग अलग कर लूं इनमें से, तो I end up with cos equals to x upon a and sin equals to minus x dot upon a omega n. अब utilizing the properties of a circle and an ellipse, I can draw this face plane representation. तो उसका तरीका ही होता है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करूं। पहली चीज मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा, I end up with this. Now if you look closely here, this is actually an equation of it can be equation of a circle or it can be an equation of an ellipse as well. अब वो कैसे होगा? अगर मैं इसमें x डॉट को अपना y assume कर लूं, तो this becomes x square upon a square plus y square upon a square omega n square equals to 1. This is an equation of an ellipse. Ellipse की equation में ये होता है कि it's similar to a circle's equation, but उसके जो x और y के जो रेडियाई होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। इस केस में दोनों रेडियस डिफरेंट है। x का जो एसोसिएटेड रेडियस है दैट इज a and y का जो एसोसिएटेड रेडियस है दैट इज ओमेगा n a. That's an equation of the ellipse. हमने जो पीछे चीज देखी थी वेब ऐप के अंदर दैट वाज a circle equation. तो सर्कल बनाने के लिए if you look at this, what we can do is हम वही वाली लॉजिक करेंगे यूज इसमें कि x और x डॉट को आपस में स्केल करा देंगे। तो x और x डॉट को स्केल कराने के लिए इंस्टेड ऑफ पिकिंग y equals to y x dot, we will pick y equals to x dot upon omega n. If I do this, then x dot upon omega n whole squared becomes my y square. And this becomes my equation for a circle. अब ये चीज क्यों जरूरी है? Is this something that we are using to actually solve our systems? No, we are not doing that. We just saw this to relate to this particular diagram that we have here. ये बन के कैसे आई? जाहिर है सर्कल बन रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी ना। अभी दिस मीन्स के द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज नॉट डायरेक्टली x और x डॉट का स्क्वायर होके ऐड नहीं हो रहा, उससे नहीं निकल रहा, बट यू आर कन्वर्टिंग देम टू द सेम यूनिट्स। ठीक है, तो आप x ले रहे हैं और इस x में ऑल्दो दे आर राइटिंग x डॉट, बट व्हाट दे आर एक्चुअली प्लॉटिंग इन दिस इज x डॉट अपॉन ओमेगा n. You need to understand that. इस पर्टिकुलर केस में आपके पास k और m दोनों 1 1 है, तो ओमेगा n is also 1. तो I can change this thing and you start to see what is going on. I can reduce this thing and you start to see an ellipse. ठीक है, तो अब तो in fact what I'll need to correct myself here as well. Okay, they are actually not plotting the circle equation, they're plotting the ellipse equation. So this my bad. So I'm correcting myself. Please remember कि उस ऐप के अंदर they are plotting the ellipse. So they are directly plotting x against x dot, and which means कि अगर मैं अपना यहाँ पे k और m को चेंज करता हूँ, k और m को चेंज करने से क्या हो रहा है? k और m को चेंज करने से my omega n is changing. तो initially it was a circle because omega n was 1. तो मेरे पास जब omega n 1 था तो this term was 1. So we had x square upon a square plus y square upon a square equals to 1. It turned out to be a circle even though हम ellipse plot कर रहे थे. But if I actually change my omega n, तो मैं अगर k बढ़ा देता हूँ तो under root k upon m becomes something else. अगर मैं k को कम कर देता हूँ then again my omega n becomes something else.
and I'm plotting an ellipse. अब इसका फायदा again क्या हो रहा है? इसका फायदा सिर्फ visualization में है. This is not helping us in the solution of our system. Solution हम already निकाल चुके हैं. ठीक है? Now these last few slides have been there to either see the solution in a different form or in order to help better visualize the solution. ठीक है? तो this phase plane representation is just a visualization of our response, especially the initial conditions. Very easily you can set the initial conditions by just placing a point on this phase plane, because anything on the x-axis is pure displacement initial condition, anything on the y-axis is a pure velocity initial condition, anything in the plane is going to have both the velocity as well as displacement initial conditions. ठीक है? सिर्फ visualization की help है और कुछ भी नहीं. Right. एक एग्जाम्पल है, इसको हम अभी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. वी डोंट हैव टाइम टू एक्चुअली सॉल्व दिस थिंग, so we'll just talk about what the problem is, and in the next lecture we are going to start from here and we are going to solve this and see what else we need to do. ठीक हो गया? तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बार है. ठीक है? तो दिस इज अ मासलेस बार. ठीक है? कैंटिलीवर है, उसके एंड पे एक मास लगा हुआ है कैपिटल M. There is no mass for the beam. तो इसका जाहिर है इट्स अ कैंटिलीवर सिस्टम, तो इसका कोई ना कोई स्टिफनेस होगी. तो द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द कैंटिलीवर बीम इज 3EI/L3. वो यहाँ पे लिखी हुई भी, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट. हमने बात की हुई है कि इस तरह के फॉर्मूला सारे आपको गिवन होते हैं. What happens is we have a mass M, small m, which drops on this capital mass M. ठीक है? तो what we want to do is basically we want to find out कि अगर मैं स्मॉल m को इस कैपिटल M के ऊपर ड्रॉप करूंगा, उस ड्रॉप होने के बाद मेरे सिस्टम की क्या वाइब्रेशंस होगी. ठीक है? एंड दैट्स द प्रॉब्लम बेसिकली. और वो प्रॉब्लम के लिए हमें पता है कि दिस इज गोइंग टू बी एन अनडैम्प्ड सिस्टम बिकॉज सिस्टम में कोई डैम्पर नहीं लगा हुआ. तो आवर जॉब विल बिकम टू फाइंड आउट द इनिशियल कंडीशन. इस केस में उन्होंने हमें इनिशियल कंडीशंस डायरेक्टली नहीं बोली हुई. दे आर नॉट टेलिंग अस कि जब ये कैंटिलीवर सिस्टम मेरा जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करता है तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल वेलोसिटी है. दे आर नॉट टेलिंग अस दैट. व्हाट दे आर सेइंग इज कि एक मास है जो इसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है. इस मास के ड्रॉप होने की वजह से ऑफ कोर्स मास से ऊपर से एक हाइट से ड्रॉप हो रहा होगा, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी. व्हेन इट हिट्स इट वो मोमेंटम अपना कैपिटल M में ट्रांसफर करेगा. So our job will be to find out the initial condition of the system. It's not that difficult. सारी चीजें जो है वो पुरानी नॉलेज है जो कि अप्लाई हो रही होगी. We'll need to simply apply that thing. इसमें एक और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन का है कि हम अभी तक बोलते हुए आ रहे हैं कि हमें मास को कंसीडर नहीं करना पड़ता बिकॉज द मास इज ऑलरेडी कैंसल्ड आउट बाय द इनिशियल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग. we'll need to see how that concept relates to this. ठीक है? तो दो काम करने हैं. इस सिस्टम की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, इस सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. एंड वंस वी फाइंड आउट द इनिशियल कंडीशंस, सॉल्यूशन सेम रहेगा. सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम्स के सॉल्यूशन की फॉर्म रिमेन्स द सेम. तो अनडैम्प्ड सॉल्यूशन एक दफा निकाल लिए, दैट सॉल्यूशन रिमेन्स एप्लीकेबल टू ऑल अनडैम्प्ड सिस्टम्स. हमें सिर्फ इनिशियल कंडीशन पर वर्किंग करनी है. तो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टॉप एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड. अभी कोई अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज यू गाइस आर फ्री टू लीव. No questions? Okay, then let's end this lecture and inshallah on Tuesday we are going to continue forward with this, and Monday को again question answer session है section A का. Please look at the lectures, bring your questions. For that question answer session हम लोग directly class में face to face meet नहीं कर रहे. Start using those question answer sessions for your benefit. Because things are going to get
really complicated from here on out. तो अगर आप weekly अपने questions prepare करने की habit नहीं बना रहे, that will cause you trouble later on. This course will get above your head very fast अगर आप उसको साथ साथ लेके नहीं चले. Please, okay? So thank you very much. Assalamu alaikum.